जय हिंद दोस्तों। 15 अगस्त ये डेट सुनते ही हम लोगों के सामने सबसे पहले जो आता है वो है तिरंगा। लेकिन 14 और 15 अगस्त की रात को जो हुआ वो हम लोगों में से अधिकांश लोगों को नहीं पता। तो हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को ही आजादी के दिन के रूप में क्यों चुना और इस आजादी के दस्तावेज पे किन किन लोगों के हस्ताक्षर थे। हम लोग इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले महात्मा गांधी इस आजादी के महोत्सव में उपस्थित क्यों नहीं हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आजादी मिली, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त और भारत का 15 अगस्त क्यों है। तो आज इन सारी टॉपिकों पे हम लोग बात करेंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। अगर आपको इसी तरह का इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी हम इंपॉर्टेंट अपडेट डालें वो आप लोग मिस ना करें। तो उस रात की कहानी को जानने से पहले जानते हैं हम उसके आगे की कहानी। इस आगे की कहानी को मैं एक कविता के रूप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और 15 अगस्त से पहले की सिचुएशन को बताने और समझाने का प्रयास करूंगा। तो जानते हैं, महाप्रलय की प्रतिध्वनियों में जो भी जनता सोती है, यह 15 अगस्त आज उन्हें दे रही चुनौती है। नहीं जगे, नहीं जगे तो नहीं जगे किस्मत पर रोने वाले, नहीं जगे तो नहीं जगे घर फूंक कर हवन करने वाले। उन बेशर्मों की क्या बात करें जिन पर खुद शर्म को भी शर्मिंदगी महसूस होती है। यह 15 अगस्त आज उन्हें दे रही चुनौती। तो दोस्तों, जैसे इस समय आप देखते हैं जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश में कुछ भी चल रहा हो उनको कोई मतलब नहीं होता है, वैसे बेशरम लोग उस जमाने में भी रहा करते थे, जिनके सामने उनके ही घर को जलाया जा रहा है, उनके ही घर को तोड़ा जा रहा है और उनके ही लोगों को मारा भी जा रहा है, फिर भी वो शांति से देखते आ रहे हैं। उन बेशर्मों की क्या बात करें जिन पर खुद शर्म को भी शर्मिंदगी महसूस होती है। मतलब दोस्तों, वो लोग इतने बेशर्म थे जिनको देख के एक पल के लिए शर्म भी शर्मा जाए। वैसे तो हम लोग आजादी पाने के लिए तरह तरह के युद्ध लड़े, बहुत सारे संकटों से घिरे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध इस आजादी के लिए था वो था 1857 के लिए। कहने के लिए तो ये चर्बी वाले कारतूसों के कारण हुआ था, लेकिन ये वास्तविकता में लोगों में छुपी हुई जनमन का आक्रोश था जो निकल के सामने आया था। उसी समय दोस्तों ऐसा सिचुएशन आ जाया करता था कि एक धुआं उठा धरा से आकाश बन गया, मां देखते रह जाती थी और पुत्र इतिहास बन जाता था। और वो उस समय एक क्योट बहुत मस्त था कि नंगी छाती की तोपों से होती आज लड़ाई है, इन तलवारों की धार मोड़ने गर्दन सामने आई है। इसीलिए दोस्तों, अपने व्यक्तित्व से उठकर, अपने स्वार्थ से उठकर हम लोगों को अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए। कंट्री फर्स्ट, ये आना चाहिए लोगों के मन में। वहीं पे दूसरी तरफ आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस और जनप्रतिनिधि के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नाकों में दम कर रखा था। उनसे अंग्रेज इतने परेशान थे जो वो किसी भी तरीके से इन दो प्रॉब्लमों से छुटकारा पाना चाहते थे। और आप तो महात्मा गांधी के बारे में भी जानते ही हैं कि उनको हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं। नहीं, उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हमारे देश में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या अगर उनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं तो क्या भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि नहीं मिलनी चाहिए? आज भी बहुत दुख होता है जब हम ये सुनते हैं कि अंग्रेज की किताबों में, बहुत सारी किताबों में ये मेंशन किया हुआ है कि भगत सिंह आतंकवादी था। आज भारत को ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि ये भगत सिंह हमारे राष्ट्रपुत्र हैं और ये एक देशभक्त थे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि मिलनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम लोगों में से सभी चाहते हैं कि भगत सिंह ऐसे बेटा हो, लेकिन वो बेटा पड़ोसी के घर में। ये मेंटेलिटी को हम लोगों को चेंज करना होगा और देश के हित के बारे में अपने हित से पहले सोचना होगा। जहां एक तरफ भारत धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था, वहीं दूसरे विश्व युद्ध में पार्ट लेने के कारण अंग्रेजी शक्ति कमजोर होते जा रही थी।
आपको ये बात जान के बहुत ही हैरानी होगी दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही महात्मा गांधी से बात की थी और कहा था कि ब्रिटिश शक्ति द्वितीय विश्व युद्ध में पार्ट लेने के कारण कमजोर होते जा रही है और अब सही समय आ गया है कि हम लोग अपने आजादी के लिए लड़े उनसे। लेकिन महात्मा गांधी ने यह कहते हुए उनकी बातों को ठुकरा दिया था कि जब कोई शक्ति दूसरे शक्ति से लड़ाई में व्यस्त हो तो उस समय उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाया करते हैं। तो ये उनकी गांधी नीति थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो अंग्रेज को जो है सो अपना ही मुल्क चलाना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। तो उसके लिए उतनी दूर से भारत को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था और अंग्रेजी हुकूमत ने ये डिसाइड किया, ये तय किया कि हम भारत को अब आजाद कर देंगे, हम भारत को अब पूर्ण स्वराज दे देंगे। तभी फरवरी 1947 में वहां के प्रधानमंत्री एटले ने बताया कि जून 1948 से पहले किसी भी कीमत पे हम लोग भारत के स्थानीय लोगों के हाथों में सत्ता सौंप के वापस लौट जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री एटले ने वायसराय के रूप में, भारत के अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि लॉर्ड माउंटबेटन को क्यों भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो पहले एलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। एलाइड फोर्स वो थी जो द्वितीय विश्व युद्ध में पार्ट ली थी और 26 देशों का संगठन एक तरफ जो सेना युद्ध कर रही थी उसके कमांडर लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ब्रिटिश सरकार को उनसे योग्य और उनसे फेमस पर्सनैलिटी कोई नहीं लगा। इसी कारणवश लॉर्ड माउंटबेटन को भारत विभाजन के लिए एटले ने भारत भेजा। उन्होंने एक प्लान बनाया जिसके तहत बंटवारा निर्धारित की गई, जिसको हम लोग लॉर्ड माउंटबेटन प्लान और 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। दरअसल दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि अंग्रेज सरकार जो जो देशों में अपनी सरकार चलाई, वहां के देशों को कब्जा किया, उन देशों को छोड़ने से पहले अंग्रेजों की ये नीति रहती थी जो वो उन देशों को बांट दे ताकि वो दोनों देश आपस में ही उलझे रहें और आपस में ही लड़ाई करते रहें। और अंग्रेजों का यह नीति, जिसको जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने और आसान कर दिया, वो लोग पहले से ही डिवीजन के नाम पे लड़ाई कर रहे थे। जिन्ना को तो सेपरेट मुल्क चाहिए थी जाति के, जिन्ना तो अलग देश बनाने की पेशकश भी कर दिए थे जिनको पाकिस्तान के नाम से जाना जाता। इन्हीं दोनों के हट की वजह से बहुत सारे जगह सांप्रदायिक दंगे हुए और इनमें लाखों के तादाद में लोगों की जानें गई। माउंटबेटन ने आजादी का समय 15 अगस्त 1947 रखा। अब यहां पे सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये 15 अगस्त ही क्यों, 16 अगस्त क्यों नहीं, 17 अगस्त क्यों नहीं या 18 अगस्त क्यों नहीं, ये 15 अगस्त ही क्यों। तो इसका जवाब है दोस्तों, जिस तरह हमको, आपको या हमारे घर वालों को, जितने भी इंसान हैं, उनको लगता है कि कोई भी कार्य करने के लिए अच्छा दिन का होना अनिवार्य है। कोई भी महत्वपूर्ण काम अगर आप शुरुआत करते हैं या हम शुरुआत करते हैं तो कोई अच्छे दिन में करें। इसी तरह लॉर्ड माउंटबेटन भी अच्छे दिन को मानते थे कि उनका अच्छा दिन कौन सा है। इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त का डेट चुना, क्योंकि ये दिन उनके लिए खास था। ये वही दिन था दोस्तों जब वो कमांडर थे और उनके सामने जापानीज आर्मी जो थी सो सरेंडर हुई थी, और वो दिन था 15 अगस्त 1945। तो इसीलिए दोस्तों 15 अगस्त माउंटबेटन के लिए बहुत ही अच्छा दिन था और इसी कारणवश हमारे आजादी का दिन को 15 अगस्त को रख दिया। जहां पे माउंटबेटन के लिए ये बहुत ही अच्छा दिन था, वहीं पे भारत के ज्योतिषाचार्य सब जो थे उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। उनके हिसाब से ये दिन उचित नहीं था हमारे आजादी के लिए, यानी उनके हिसाब से 15 अगस्त अच्छा दिन में शुमार नहीं था। लेकिन माउंटबेटन नहीं माने, और जब माउंटबेटन नहीं माने तो फिर हमारे ज्योतिषाचार्य लोगों ने एक सुझाव बताया। उन्होंने बताया कि देखिए, अंग्रेज के हिसाब से अगर हम लोग 14 के 12 बजे के रात के बाद अगर बात करते हैं तो वो 15 तारीख में आ जाता है। लेकिन हमारे ज्योतिषाचार्य के अनुसार
जिसका उदय होता है उसी का अस्त होता है। और वहीं पे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जिस सूरज का दिन होता है उसी का अस्त भी होता है। यानी कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हम लोग जो है सो टेक्निकली 12 बजे की है, जो कि हम लोग 14 अगस्त को ही मानते हैं। तो इसी तरह 14 अगस्त की आधी रात को आजादी देना तय रहा। 200 सालों की गुलामी के बाद आजादी का जश्न दिल्ली में मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए। घनघोर बारिश के बावजूद भी लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। ये रात बहुत ही कीमती थी। बहुत बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने आजादी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन एक शख्स की वहां बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन आजादी को दिलाने में लगा दिया, और वो थे हमारे बापू महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूं मैं। तो जब 14 अगस्त 1947 को पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा था, उस समय महात्मा गांधी बंगाल में अनशन पर बैठे हुए थे। वो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के दंगे से काफी आहत हुए थे, और इसी के विरोधास्वरूप वो जाके बंगाल में अनशन पर बैठे हुए थे। नेहरू जी ने और पटेल जी ने गांधी जी को पत्र लिखा और उनको कहा, उनसे निवेदन किया कि जिस सपने को हम लोग ने साथ मिलके देखा था, अब वो समय आ गया है कि हम उस सपने को साथ जिएं। और उन्होंने निवेदन किया कि कृपया आप दिल्ली आए और हम लोगों को आशीर्वाद दें। तो यहां पे महात्मा गांधी ने उन दोनों से कहा कि हम कैसे आजादी का जश्न मना सकते हैं जब देश के दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, जब देश के दो भाई आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। उन्होंने बोला कि बंगाल में देखो, पंजाब में देखो, अगर इस कीमत पर आजादी मिल रही है तो मैं उन करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूं कि ये आजादी को हमने नहीं दिलाया, ये आजादी को सत्ता के बैठे हुए कुछ लालची लोगों ने दिलाया। तो यही कारण है दोस्तों, इसी कारणवश हिंदू मुस्लिम में जो झगड़े हो रहे थे, इसी कारणवश गांधी जी जो है सो दिल्ली में हमारे आजादी के जश्न में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो अंदर से काफी टूट चुके थे। और फिर वो पल आ ही गया। 14 अगस्त की रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति भवन में एक यादगार भाषण दिया। उस दिन ना तो राष्ट्रगान हुआ और ना ही झंडा फहराया गया। राष्ट्रगान था तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही बना दिया था, मगर ये इंप्लीमेंटेशन राष्ट्रगान के रूप में 1950 से बना। तो ये तो थी कहानी हमारे आजादी की दोस्तों, कि अब बात करते हैं कि आजादी के दस्तावेजों पे किन किन के हस्ताक्षर थे। तो जब हम लोगों ने आरटीआई फाइल किया तो आरटीआई से ये जवाब मिला कि भारत सरकार के पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जो ये बता सके कि आजादी के कागजात पे किन किन लोगों के हस्ताक्षर थे। तो ये तो कहानी थी दोस्तों 15 अगस्त 1947 की। लेकिन आज दोस्तों, अब आने वाले दिनों में बस कुछ ही दिन बाकी हैं 15 अगस्त 2022 आने में। ये वो दिन है दोस्तों जिस दिन हम लोगों के आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे हम लोग, यानी कि आजादी के 75वें साल। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये आजादी जो हम लोग आजाद हुए, आजादी के बाद भी इन 75 सालों में भी इन आजादी को कायम करने के लिए हम लोगों को बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, हम लोगों को बहुत सारी बलिदानें देनी पड़ी। दोस्तों, हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम लोग बताएंगे, हम लोग आपके लिए एक वीडियो लाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि 1948, 1962, 1971 और कारगिल के युद्ध के परिणाम क्या हुए, और हमारे वीर जवानों ने और हमारे देश के वीर सपूतों ने कैसे हमारे देश की रक्षा की। और अगर आप इन सब वीडियो को देखना चाहते हैं और अगर इनकी वास्तविकता इतिहास जानना चाहते हैं, जो इतिहास अभी तक आप नहीं जान पाए, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बेल आइकन दोस्तों दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि कोई भी अपडेट जो आए वो सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।